आज की कहानी एक ऐसी चोरी की कहानी है जो 30 साल तक दो देशों के बीच दूरियों की वजह बनी। एक ऐसे चोर की कहानी है जिसने जाने अनजाने दो देशों के बीच में दुश्मनी की बुनियाद रख दी। एक ऐसे चोर की कहानी है जिसने दो देशों के रिश्ते को खराब कर दिया। ये दोनों देश एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। 30 सालों तक ये सिलसिला चला। और क्यों? क्योंकि एक चोर ने एक चोरी की थी। तो शायद ही दुनिया में कोई दूसरी मिसाल होगी जब किसी एक चोर और किसी एक चोरी की वजह से दो देशों के बीच रिश्ते 30 सालों तक खराब रहे। 30 सालों के बाद अब ये रिश्ते दोबारा पटरी पर आ रहे हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे चोर की कहानी, एक ऐसी चोरी की कहानी जिसमें बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे कत्ल हुए, 6 लाशें गिरी इसमें, और आज तक पता नहीं कातिल कौन है। पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई, चोर भिक्षु बन गया, और दो देशों के रिश्ते 30 साल तक खराब रहे। यहां तक कि सऊदी अरब ने एक वक्त ऐसा आया कि इस चोरी की वजह से अपने यहाँ जो उसके यहाँ काम करते थे थाईलैंड के लोग, करीब उस जमाने में जब ये चोरी हुई थी 2 लाख थाई सिटीजन सऊदी अरब में अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। गुस्से में सऊदी अरब ने उन सबका वर्क परमिट जो है, वर्क वीजा परमिट वीजा, वो कैंसिल कर दिया और मुश्किल से 10,000 लोग ही रहे। इससे थाईलैंड की इकोनॉमी पे भी असर पड़ा। बहुत सारे फॉरेन करेंसी के रूप में वहां लोग पैसे भेजते थे अपने घरों को, बेरोजगारी भी आई। यहाँ तक कि एम्बेसी में स्टाफ कम कर दिए गए, राजनयिक रिश्ते ही लगभग खत्म हो गए थे। तो सोचिए कैसी चोरी होगी। ये चोरी इतिहास में ब्लू डायमंड हीस्ट के नाम से मशहूर है। ब्लू डायमंड हीस्ट, एक 50 कैरेट का ब्लू डायमंड जिसकी कीमत करोड़ों में, अंडे के साइज का, अंडे के आकार का ये ब्लू डायमंड। और कहानी ये है कि ब्लू डायमंड कहाँ है इस वक्त, ये भी एक रहस्य आखिर में बताऊंगा। कहानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होती है। सऊदी अरब के उस वक्त प्रिंस हुआ करते थे, 1989 की ये बात है। प्रिंस फैसल बिन फहद, वहां के राजा के बेटे। तो प्रिंस फैसल बिन फहद रियाद में अपने महल में रहते थे। वहां पे सारे प्रिंसेस जो राजकुमार राजकुमारियां, उनका सबके अपने अपने महल है। पैसा बेशुमार है, आपको पता है तेल का पैसा है सऊदी अरब के पास। तो प्रिंस फैसल की कहानी है ये। वो अपने महल में रहते थे और हर प्रिंस और बादशाह की तरह उनके पास भी बहुत सारे खजाने थे, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, और वो सारे उनके महल में ही रहते थे। उसी महल में एक नौकर था। उस नौकर का नाम था क्रियांग क्राई टेकामोंग। तो शॉर्ट में क्रियांग क्राई, यही हम पढ़ेंगे इसको। तो क्रियांग क्राई ये एक थाईलैंड का सिटीजन था, थाईलैंड का नागरिक था। वहां लैम्पोंग एक जगह है, वहां पे रहता था। और करीब 10 सालों से ये रियाद में शाही महल में काम कर रहा था और प्रिंस के, खासतौर पर प्रिंस फैसल बिन फहद का मुलाजिम था। घर की साफ सफाई, बाकी चीजों की देखभाल इसी क्रियांग क्राई की जिम्मे थी। 1989 की बात है, अक्टूबर नवंबर का महीना था। प्रिंस फैसल बिन फहद अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने सऊदी अरब से बाहर जा रहे थे, यूरोप। ये बात क्रियांग क्राई को पता थी क्योंकि ये सारी चीजें रूटीन में शामिल थी कि शाही परिवार का कब कौन कहाँ जाता है, कब छुट्टियां मनाता है, कब किस देश में जाता है। इधर क्रियांग क्राई जो घर में काम करते करते उसने महल में लगभग हर कोने तक उसकी पहुंच थी। उसे पता था कीमती चीजें कहाँ हैं, जेवर कहाँ हैं, और उसे ये भी पता था कि इस घर में बहुत सारी कीमती चीजें हैं। अब उसे लगा कि बहुत हो गई नौकरी, एक लंबा हाथ मारते हैं और यहाँ से जो भी माल मिलता है लेकर वापस थाईलैंड चलते हैं और बाकी की जिंदगी बड़े अच्छे से शाही अंदाज में गुजारेंगे। लेकिन एक डर भी था कि अगर चोरी की और पकड़े गए, वो भी सऊदी अरब में, तो फिर हाथ काटे जाएंगे। अब ये बड़ा रिस्क, लेकिन लालच रिस्क पर हावी हो गया और उसने तय किया कि वो एक लंबा हाथ मारेगा। मौका मिला उसको 1989 सितंबर अक्टूबर नवंबर में। प्रिंस फैसल अपनी परिवार के साथ सऊदी अरब से बाहर निकल गए। अब महल में कोई नहीं, नौकर चाकर है, क्रियांग क्राई भी है उसमें। अब साफ सफाई के नाम पर वो महल के हर कोने तक पहुंचता था। उसे पता था 3-4 ऐसी अलमारियां हैं जो अक्सर खुली रहती हैं,
क्योंकि शाही महल में लोग बिंदास थे कि यहाँ किसी की हिम्मत औकात नहीं है कि कोई चोरी करे, कानून वहां के बड़े सख्त थे। और उसे पता था कि जब भी राजकुमार या उनकी वाइफ को कहीं जाना होता था, जेवर वेवर इसी से निकालते थे, तो उसे अंदाजा था कीमती जेवर की अलमारियों में। और मौका बड़ा अच्छा मिला, प्रिंस है नहीं, प्रिंसेस है नहीं। एक शाम सारे कर्मचारी काम कर रहे थे और उसके बाद शाम होते होते उनका दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसने अपने आप को छुपा लिया एक उसी कमरे में जहां जेवर रखे हुए। बाकी सफाई कर्मचारी निकल गए, ये कमरे में ही रह गया। इसके बाद इसने अलमारियां खोली। उसके बाद अंदाजे से इसने, उसे कुछ पता नहीं था, उसे ये पता था कि सारी कीमती चीजें, सारे जेवर निकाल के एक बैग में रखना शुरू किया, 2-3 अलमारियों में, जितने हाथ में इसके आए। बाद में पता चला उसका वेट करीब 30 किलो था, 30 kg। उसे लगा काफी माल है। अब इस माल को छुपाना था, क्योंकि अब महल से लेकर निकलना इतना आसान काम तो है नहीं। तो अब क्या करे, उसने इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। वो गुहा की चूंकि साफ सफाई किया करता था, तो डस्टबिन से लेके बाकी सारी चीजें होती थी, वॉक्यूम क्लीनर था, उसका बैग था जिसमें रखते थे। उसने सारे जेवर को उठाकर वॉक्यूम क्लीनर और उसके बैग में डाल दिया और उसको ले जाकर एक कोने में छुपा दिया। अब कूड़ा करकट की चीजें हैं, शाही परिवार के नखरे वैसे ही होते हैं, कौन उसमें हाथ लगाए, कौन उस तरफ जाए, कौन देखे, और असली मालिक प्रिंस तो है भी नहीं। तो इसने वैक्यूम क्लीनर और उसके सारे बैग और इसी सब सारी चीजों में, साफ सफाई के काम में जो इस्तेमाल होता था, उसमें सारे जेवर डाल दिए। अब जेवर तो निकाल के चोरी करके एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने रख लिया। अब इसे भेजना है थाईलैंड और सऊदी अरब से। अब ये दूसरी मुश्किल, लेकिन उसने इसका भी तोड़ पहले ही सोच रखा था। उसने प्लान किया था कि ये सारे जेवर वो कार्गो के थ्रू भेजेगा, और कार्गो भी शिप के थ्रू। थाईलैंड और सऊदी अरब के बीच जहाज आती जाती है पानी की। तो इसने सारे वॉक्यूम क्लीनर और उसके बैग में ये सारे जेवर भरे, उसके बाद उसे पैक किया और फिर इसको धीरे धीरे करके महल से निकाल दिया। और महल से सफाई की चीजें, कूड़ा करकट बाहर जाती थी, गाड़ियां वाड़ियां, उसी में डाल के ये महल से आसानी से बाहर निकल गया। इसके बाद कार्गो ऑफिस पहुंचता है और कार्गो ऑफिस जाकर ये सारी चीजें अपना एक पता देता है, और ये पता था लैम्पोंग का, और फीस जमा कर देता है। अब कार्गो इसने कर दिया, वापस महल में आता है। अब इसे खुद बाहर निकलना है। अभी तक किसी को चोरी के बारे में खबर भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि प्रिंस घर में है नहीं, प्रिंसेस है नहीं, और वो एक बार आएंगी तो पता चल जाएगा, तो उसके आने से पहले निकलना भी है। इसे कार्गो कर दिया। अब इसे ये भी अंदाजा था कि जब ये वहां पे पहुंचेगा थाईलैंड में, तो जो कस्टम है, थाई कस्टम, कार्गो चेक करते हैं कि ड्रग्स तो नहीं है, बाकी चीजें तो नहीं है। तो बोला ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो इसने उसका भी तोड़ निकाला। इससे पहले ये कई और कार्गो असल में भेज चुका था सऊदी अरब में, चूंकि शाही परिवार में काम करता, बहुत बार तोहफे मिलते थे, खुश होकर प्रिंस दे देते थे, तो इनको कार्गो से घर भेजता था। तो उसे आइडिया था, इसीलिए इसने कार्गो का प्लान किया था। अब ये भी था कि वहां पे थाई कस्टम रोकेगा तो पैसे मांगेगा, तो इसे पता था थाई कस्टम करप्शन बहुत है, रिश्वत लेते हैं, और कई बार रिश्वत देकर उसने बहुत सारी चीजें निकाल ली। उसने इस सारे कार्गो के साथ जो भेजा इसने, वॉक्यूम क्लीनर और उसके बैग में जेवर, उसमें इसने एक लिफाफा डाला, और उस लिफाफे में एक लेटर और कुछ पैसे डाले। और ये लेटर जो था वो थाई कस्टम के नाम पे था, और उसने लिखा, जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि जो गए थे, कि इसमें कुछ पोर्नोग्राफी की चीजें, मटेरियल है। अब पोर्नोग्राफी भी एक तरह से वहां पे बैंड ही है, तो और कुछ है नहीं, तो प्लीज आप जाने देंगे, आपकी मेहरबानी होगी, और ये रहा आपका नजराना। उसमें उसने कुछ पैसे डाल दिए थे, रियाल। थाई कस्टम उसके हिसाब से जो क्रियांक्राई ने सोचा था एकदम वही निकले। उन्होंने देखा कि ये क्या वॉक्यूम क्लीनर और ये सारी चीजें, उन्होंने तलाशी नहीं ली। उनका नजराना भी मिल गया था, लिफाफा पढ़ लिया, पैसे रख लिए। और इसके बाद उसी हिसाब से अब ये, उसे मालूम था इतने दिन में पहुंचेगा, अब ये चुपचाप से सऊदी अरब से निकल लेता है और थाईलैंड पहुंच जाता है। इधर कार्गो किया, इसे मालूम था कार्गो की डिलीवरी किस दिन होगी, और उससे एक दिन पहले ये खुद थाईलैंड पहुंच गया। थाईलैंड जाने के बाद कार्गो से ये सारे माल रिसीव करता है। तब इसे पता चलता है कि ये करीब 30 kg जेवर है,
लेकिन उसे अंदाजा नहीं था ये कितना कीमती है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है लैम्पोंग। अब वहां उसके ये थी कि अब इसको बेचे कैसे, बड़ी मुश्किल है। उसने कुछ छोटे मोटे जौहरियों को पकड़ा। जौहरी भी देखकर जेवर चौंक उठे कि तो बड़ी कीमती चीजें हैं। तो उसने थोड़े पकड़े में ना आए, कुछ चीजें बेची, बाकी सब रखे रहा। इसी दौरान में अब जो प्रिंस फहद है वो वापस रियाद लौट आते हैं। रियाद आने के बाद अचानक जब उनकी नज़र अलमारी पे पड़ती है तो देखते हैं कि बहुत सारे सोने के जेवर, डायमंड के घड़ियाँ, नेकलेस, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स गायब है। लेकिन शायद उसकी वो फिक्र भी ना करते। उन्होंने अचानक ढूंढना शुरू किया सारी अलमारी में एक और चीज़, और वो नहीं मिली। और वो थी ब्लू डायमंड। एक 50 कैरेट का, अंडे के आकार का एक नायाब हीरा। इन सब की कुल मिलाकर जो कीमत थी उस वक्त 20 मिलियन डॉलर थी। 20 मिलियन डॉलर। अब $1 मिलियन मतलब 10 दूनी 20 लाख हो गए। अब 20 लाख को मैं इंडियन करेंसी में करूं तो फिर हिसाब गड़बड़ा जाता है। लेकिन 20 मतलब 20 मिलियन, बल्कि डॉलर 20 मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, तो 2 करोड़ डॉलर। तब ये आसान है। अब 2 करोड़ डॉलर का अभी मैं 75 रुपए के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो अंदाजा लगाइए कितने हो गए। तो 2 करोड़ डॉलर की कीमत थी उस वक्त, और उसमें सबसे महंगा था ये ब्लू डायमंड। अब जब ये पता चला तो ये हुआ कि कहां से चोरी और किसकी हिम्मत। फिर अचानक मुश्किल भी नहीं आई जानने में, पता चला क्रियांक राय गायब है और बिना किसी को बताए। अब उस तिजोरी तक और उन सारे जेवर तक उसी की पहुंच हो सकती थी, इसलिए बड़ी आसानी से पता चल गया कि चोरी इसी ने की है। फौरन सऊदी डिप्लोमेट्स के जरिए थाईलैंड की गवर्नमेंट को और पुलिस को कांटेक्ट किया गया शाही महल के जरिए, और कहा गया कि शाही महल में चोरी हुई है और हमारा एक मुलाजिम जो नौकर है वो आपके यहाँ का है और वो लेके भागा है। अब जैसे ही थाई गवर्नमेंट और थाई पुलिस को पता चलती है मामला बड़ा था, क्योंकि सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे रिश्ते भी थे, फौरन थाई पुलिस को अलर्ट किया जाता है। एड्रेस वेड्रेस थाई। पुलिस की टीम पहुंच जाती है लैम्पोंग क्रियांक राय के घर में। इत्तेफाक से घर में था, पुलिस उसे पकड़ती है। लगा मामला सुलट गया। अब इसके बाद थाईलैंड की एक टीम, अच्छा इसको क्रियांक राय को फिर पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है। अदालत उसे 7 साल कैद की सजा सुना देती है। उधर सजा होती है, इधर सारे सामान बटोर कर और थाई गवर्नमेंट अपने खास लोगों के जरिए उन्हें रियाद भेजती है। वो कहती है कि ये आपके प्रिंस का जो सारा सामान है ये आप रख लीजिए। अब प्रिंस उन सारे सामानों को चेक करते हैं उनके घर वाले। पहली चीज जो नजर पड़ती है, जो ढूंढ रहे थे, वो उसमें था ही नहीं, वो था ब्लू डायमंड, वो गायब। दूसरा, जब उन्होंने देखा बाकी चीजें तो वो हैरान रह गए। उसमें से 80% जेवर ज्वेलरी जो वापस भेजी थी थाई गवर्नमेंट ने, वो नकली थी। अब बड़ा अजीब कि ये क्या हुआ। शिकायत गई फिर थाईलैंड। अब थाईलैंड सरकार ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम जांच करते हैं। इसी दौरान थाईलैंड मीडिया में कुछ न्यूज़पेपर में ये सारी खबरें आ चुकी थी पहले ही कि शाही महल में चोरी है वो। तो वहां की मीडिया ने कुछ अखबारों में खबरें और तस्वीरें छाप दी। थाईलैंड की बैंकॉक की के कुछ बड़े आला सीनियर पुलिस अफसर, वहां के गवर्नमेंट के आला अफसर, उनकी कुछ पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में उनकी पत्नियां, उनकी जो फीमेल सारी मेंबर, उनकी तस्वीरें छपी। और उन सब के किसी के गले में शानदार हार, किसी के हाथ में ब्रेसलेट, कंगन। और पता चला कि जो चोरी हुआ था सब कुछ वो सेम यही है जो ये लोग पहने हुए। अब ये बड़ी फिर ये तो बात आई कि बैंकॉक में, थाईलैंड में भी शाही रूल है, वहां पे शाही परिवार है, तो उसके कुछ शाही परिवार ने भी ये सारी चीजें पहन रखी थी। अब ये बड़ी बेइज्जती की बात हो गई कि सऊदी अरब से चोरी हुआ और नकली माल भेज दिया, असली यहाँ पुलिस वाले पहन रहे और ये पहन रहे। सऊदी अरब को बहुत गुस्सा आया, प्रिंस फैसल फहद को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसके बाद यहीं से रिश्ते खराब शुरू हुए। कहा कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपने चोर भी पकड़ लिया लेकिन माल आपने नकली भेजा, ब्लू डायमंड आप हमें दे नहीं रहे हो।
और कहते हैं कि वो ब्लू डायमंड शायद बैंकॉक की रॉयल फैमिली ने अपने पास रख लिया लालच में। तो अब सऊदी अरब नाराज, यहीं से रिश्ते खराब होने शुरू हुए। सऊदी अरब ने सबसे पहले अपने वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उनको कम करना शुरू कर दिया, बुलाया, और सऊदी अरब से भी उनके डिप्लोमेट्स को बोला कि आप निकलिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रहिए। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे, करीब उस वक्त 2 लाख थाई नागरिक सऊदी अरब में। उन्होंने कहा कि आप इन सब का वर्क परमिट जो वीज़ा है इसको कैंसिल कीजिए, और उनमें से 1,90,000 को वापस भेज दिया, सिर्फ 10,000 ही रहे। इससे इकोनॉमी पे भी असर पड़ा थाईलैंड के। धीरे धीरे रिश्ते ऐसे खराब हुए कि दोनों के जो राजनयिक संबंध थे वही लगभग खत्म हो गए। नो बिजनेस, नो बातचीत, किसी उस पर नहीं। और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो प्रिंस फैसल, उन्होंने कहा कि जो चीटिंग करे, बेईमानी करे, अमानत में खयानत करे, ऐसे देश के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो ये सिलसिला चला। अब इधर ये हुआ कि असली माल मिल नहीं रहा है, ब्लू डायमंड का पता नहीं है, क्या किया जाए। तो बैंकॉक में सऊदी एम्बेसी के डिप्लोमेट को कहा गया कि आप लोग इस बारे में इंक्वायरी कीजिए। अब वहां पे इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी के दौरान 2 डिप्लोमेट जो वीजा सेक्शन में काम करते थे बैंकॉक में, सऊदी अरब के, एक दिन वो दोनों अपनी इंक्वायरी के सिलसिले में ही बाहर निकले और दोनों गाड़ी में जा रहे थे। जब वो गाड़ी में जा रहे थे तभी अचानक बैंकॉक की सड़क पर उनकी गाड़ी को रोका जाता है और कुछ हमलावर आते हैं, गन निकालते हैं और दोनों को शूट कर देते हैं। ये पहला 2 कत्ल था। इसके बाद जिसके यहाँ ये मिलने जा रहे थे, ये दोनों सऊदी अरब के जो डिप्लोमेट थे, राजनयिक थे, वो गनमैन फिर वहां पहुंचते और जिससे ये दोनों मुलाकात करने जा रहे थे वो भी शायद इसी केस पे काम कर रहा था, उसको भी गोली मार देते। तो एक दिन में ये 3 कत्ल हुआ। अब इस 3 कत्ल को लेकर तमाम सवाल उठे। पता चला कि ये तीनों कत्ल उसी ब्लू डायमंड की चोरी से जुड़े हुए हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन और जांच ये लोग कर रहे थे। ये 3 कत्ल हुआ तो बात सऊदी अरब तक पहुंची। फिर सऊदी अरब ने इसको बहुत सीरियसली लिया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। और ये बात फरवरी 1990 की है, जब ये जो 2 वीजा सेक्शन के ऑफिशियल थे, इन दोनों को जब मारा गया और फिर उनके जिससे मिलने जा रहे थे उनको मारा गया। तो जब ये 3 कत्ल हुआ, इसको लेके सारा हंगामा हुआ, सऊदी अरब और ज्यादा नाराज हुआ। इसके बाद सऊदी अरब ने एक रॉयल फैमिली के उनके बड़े क्लोज दोस्त और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सऊदी के, मोहम्मद अल रुवाली। तो मोहम्मद अल रुवाली को भेजा कि तुम जाकर इस पूरे मामले की जांच करो और पता करो कि ये 3 कत्ल का तार क्या वो सारे जो ब्लू डायमंड की चोरी है उससे जुड़े हुए हैं। और वहां के पुलिस वाले और गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास, उनकी पत्नियों के पास ये सारे जेवर कहां से आए। तो मोहम्मद अल रुवाली को अब भेजा जाता है बैंकॉक मामले की जांच करने के लिए। मोहम्मद अल रुवाली बैंकॉक पहुंचते हैं, 3 दिन तक वो जांच करते हैं। इसके बाद एक चौथे दिन मोहम्मद अल रुवाली अचानक गायब, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। एम्बेसी भी परेशान, फिर सऊदी अरब खबर जाती है। अब उन्हें ढूंढा जाता है, थाई गवर्नमेंट को कहा जाता है ढूंढने में मदद करो, लेकिन मोहम्मद अल रुवाली का कोई पता नहीं चलता। आज 2022 हो गए, करीब 30 साल। मोहम्मद अल रुवाली का न तो पता चला न उनकी लाश मिली, पर माना यही गया कि उनको भी मार दिया गया और इसी लॉबी ने मारा जो है इस ब्लू डायमंड की चोरी के साथ जांच वांच में लगे हुए थे। तो अब मोहम्मद अल रुवाली भी गायब और यही माना गया कि वो मर गए। तो एक तरह से चौथा कत्ल था। अब इसके बाद सऊदी अरब को और गुस्सा आया, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन के साथ साथ रॉयल फैमिली के बड़े क्लोज थे मोहम्मद अल रुवाली। अब इसके बाद फिर थाईलैंड को लगा कि मामला बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं, जांच करते हैं। तो उन्होंने जांच वांच की। जांच के बाद जो एक पुलिस अफसर है वहां के, जो मेन इसको दिया गया आईओ थे, वो उनसे कहा गया कि तुम पता करो। इस दौरान भी ये जेल में था, क्रियांक्राई, उससे पूछताछ की गई। फिर उसके जरिए पता किया गया और कौन कौन से जौहरी है जिन्होंने जेवर खरीदे थे। तो पता चला कि बैंकॉक में का एक बड़ा जौहरी था जिसने कुछ जेवर खरीदे और हो सकता है ब्लू डायमंड उसके पास हो। ये थाई गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी। तो वहां के जो पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा कि जाकर उस जौहरी को उठाओ और पता करो कि वो कौन है और उससे सामान बरामद करो। लेकिन 1994 जुलाई की बात है, जिस जौहरी के बारे में क्रियांक्राई ने बताया था और जो पुलिस को पता चला, बैंकॉक की सड़क पर
एक जगह पर उस जौहरी के बेटे और बीवी की लाश मर्सिडीज कार में मिलती है। तो जहां से एक और क्लू और सुराग मिल सकता था उस ब्लू डायमंड का, जो पुलिस वहां तक पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही उस जौहरी की पत्नी और बेटे की लाश मिली मर्सिडीज कार में। ये छठा कत्ल और छठी रहस्यमय मौत थी इस चोरी से जुड़ी हुई। अब जब इन दोनों की लाश मिली तो शुरू में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि इन दोनों को ट्रक ने टक्कर मार दी और एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन फिर पोस्टमार्टम हुआ और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला नहीं, इन दोनों को मारने के बाद कार में बिठाया गया था। तो इस पूरी रिपोर्ट और जांच को लेकर उस वक्त के जो पुलिस चीफ इंचार्ज थे, जो इस पूरी ब्लू डायमंड की चोरी की जांच कर रहे थे, मिस्टर चैलोर कैथडिस, इनके ऊपर फिर उंगली उठी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद कहा गया कि ये इस साजिश में शामिल है और इस कत्ल में भी शामिल है। अब सवाल यह है कि क्यों कत्ल किया गया, कौन से राज को छुपाया जा रहा है। तो इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई इस पुलिस चीफ को और 20 साल ये जेल में रहे। 20 साल के बाद जेल से बाहर आए, लेकिन फिर भी न 6 कत्ल का राज खुला, न ब्लू डायमंड कहाँ ये पता चला। लेकिन जो छन छन कर और सारी कहानियां बाहर आई वो कुछ यूं थी। कहानी ये थी कि क्रियांक राय ने जो अपने घर पहुंचा, जेवर बेचने में उसे दिक्कत आ रही थी, छोटे मोटे जौहरियों को पकड़ रहा था। कुछ जौहरियों को बेचा, जौहरियों को समझ में आ गया कि ये बहुत कहीं सही जगह से लेकर आया है। उन्होंने बात इधर उधर आगे बढ़ाई। इस दौरान में सऊदी अरब ने कांटेक्ट किया, वहाँ की थाई पुलिस वहाँ पहुंची। थाई पुलिस ने ज़्यादातर जेवर बरामद कर लिए और जो जौहरी थे उनसे भी बरामद कर लिए। लेकिन वो कीमती जेवर देखकर उनकी नीयत बेईमान हो गई। और फिर ये बात चूंकि सऊदी अरब के शाही महल से जुड़ा हुआ था, बैंकॉक के शाही परिवार तक पहुंची। कहते हैं वहाँ की जो महिलाएं थे शाही परिवार की, उनको भी वो जेवर बड़े पसंद आए। उनमें से ज़्यादातर उन्होंने कुछ रख लिए। ब्लू डायमंड भी उसी बैंकॉक के शाही परिवार के पास रह गया। और जो बाकी कुछ थे, जो बड़े बड़े उस वक्त पुलिस टीम इस काम पे लगी हुई थी, अपनी अपनी बीवियों को खुश करने के लिए उन्होंने उसे दे दिया। और उसके बाद जब ये मामला बढ़ा और कहा गया कि भैया ऐसे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो फिर वैसे ही जेवर की कॉपी की गई, नकल बनाया गया जौहरियों से, उन्हीं से पकड़ के। और सऊदी अरब को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो जो जेवर थे सारे वो भेज दिए गए। उनमें से 80% नकली निकले और ब्लू डायमंड का कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में वक्त बीता, दोनों के रिश्ते खराब हो गए। न ब्लू डायमंड मिला, न असली जेवर मिले। पुलिस अफसर एक जेल में जरूर गया, 6 कत्ल हो गए। 2016 में अचानक क्रियांक राय को अपने ऊपर पछतावा होता है और कहता है कि जो उसने चोरी की उसकी वजह से कई जाने गई, उसकी अपनी भी इज्जत चली गई और उसने अच्छा नहीं किया, उसका मन बदला। और उसने कहा कि अब उसकी सज़ा ये है कि अब वो जब तक जिएगा एक भिक्षु की ज़िंदगी जिएगा। और उसके बाद उसने बाकायदा भिक्षु जो बनने की पूरी रस्में थी, उस रस्मों को निभाया किया और 2016 में क्रियांक राय एक भिक्षु बन गया। आज भी वो लैम्पोंग जगह में है, उसका एक परिवार है और कहता है कि अब उसने अपना नाम भी बदल लिया और कहता है पुरानी यादों से उसका कोई लेना देना नहीं। कोई उसके बारे में बात करता तो उसे तकलीफ होती है। छोटी मोटी जो भी उसको काम मिल जाता है, खेती बाड़ी मजदूरी सामान ढोना, वो करता है, अपने परिवार का पेट पालता है और कहता है मैं इसमें खुश हूँ जितना भी कमा रहा हूँ। और वो जो मैंने किया था वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर उसका कहना है कि वो सारे जेवर मुझसे पुलिस ने ले लिए थे और जो जौहरियों को बेचा था वहाँ से भी बरामद हो गए थे। लेकिन वो जेवर कैसे बदला, किसने बदला, कहाँ गया, ब्लू डायमंड कहाँ गया, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। उसे तो ये था कि शुरू में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो पहले 1 हफ्ते तक उसे नींद नहीं आती थी। उसे डर लगता था कि पुलिस वाले उसकी जान ले लेंगे, उसे मार देंगे, ताकि कोई और कहानी बताए और सब कुछ उसके ऊपर डाल दें। लेकिन खैर वो बच गया। लेकिन ये जो जुर्म उसने किया था उसका पछतावा उसे हमेशा रहेगा और इसीलिए अब अपनी पूरी ज़िंदगी वो एक भिक्षु की तरह जिएगा। लेकिन फिर भिक्षु बनने के बाद उसने अपने घर का भी चूसने का, परिवार को ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा। तो आज भी है वो और इसी जगह पर है और एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।